नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं सोहित मिश्रा। इस बुलेटिन को हम आपके लिए मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस के पास से लेकर आ रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज कोरोना के वैक्सीन के दूसरे दौर की शुरुआत की गई। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र के जो बीमार लोग हैं उन्हें ये टीका लगाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ये टीका लगवाया। साथ ही अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में टीका लगवाया, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भुवनेश्वर में टीका लगाया गया। टीका लगवाने वाले बड़े नेताओं में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हैं। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका लगवाया। टीका भी और कोई नहीं बल्कि वही स्वदेशी कोवैक्सीन, जिस पर शुरुआत में सवाल उठे थे। स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। देश भर में कई और नेताओं ने टीके लगवाए। चेन्नई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, पटना में नीतीश कुमार ने और भुवनेश्वर में नवीन पटनायक ने टीका लगवाया। दिग्गज नेता शरद पवार भी पीछे नहीं रहे। आज जो अब नए दौर का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और पहला दिन मुझे टीकाकरण का अवसर मिला है, मुझे बहुत खुशी है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे अन्य मंत्रीगण हैं, ऐसे लोग भी एक साथ आज के दिन टीकाकरण की शुरुआत कर लें, तो आज बहुत अच्छा लगा है कि आज टीकाकरण की शुरुआत हो गई। आम लोगों में भी टीकाकरण को लेकर अच्छा खासा उत्साह दिखा। मैंने मेरी मां को खो दिया था कोरोना के चलते, इसीलिए मैं 1.5 महीने से इंतजार कर रही थी कि कब वैक्सीन लगेगी। जब प्राइम मिनिस्टर ने लगवाया सुबह, तो हम लोगों को क्या चिंता है? तावलापन तो नहीं, जरूरत थी, क्योंकि हम परेशान हैं। हमें पहले भी, जैसे इसमें लिस्टेड नहीं है, मुझे पार्शियली पैरालिसिस का अटैक भी आ चुका था। अच्छा। 2018 में व्हाइल ट्रैवलिंग टू अब्रॉड। अच्छा। डॉक्टरों से पूछा तो भी हाइपरटेंशन का ही कुछ इन्फ्लुएंस है। अच्छा। तो मैं डर रहा था कि इस समय बाहर जाऊंगा क्या होगा। ठीक है। और बिना इस तरह उसमें जाना, बहुत डेस्परेट थे कि मैं तो ना जिस दिन खुलेगा विल बी द फर्स्ट पर्सन, एंड माय हस्बैंड इज द फर्स्ट पर्सन टू हियर एंड आई एम द सेकंड वन हु गॉट दैट वैक्सीनेशन। सर, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं वो 2 स्लॉट की हैं। एक वॉक इन स्लॉट भी है, सेकंड हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है। अच्छा। जो लिंक के थ्रू घर बैठे लोग उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर और आरोग्य सेतु ऐप पर हो रहे हैं। हालांकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सुविधा भी है, मगर दिल्ली सरकार की सलाह है रजिस्ट्रेशन पहले करा लें, सहूलियत होगी। कोविन में रजिस्ट्रेशन करा के जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत भीड़ होने के चांसेस हैं। अगर आप बुकिंग करा के नहीं जाएंगे और एक सेंटर पर मान लो जगह 50 लोगों की, 100 लोगों की और 200-500 लोग पहुंच गए, तो बड़ा क्योस हो जाएगा। इस दौर में 30 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को टीका लगना है। इस चरण में वैक्सीन लगवाने वालों को 2 तरह की सुविधाएं या चॉइस दी गई हैं। वैक्सीन लगवाने वाले ये तय कर सकते हैं कि उनको टीका सरकारी केंद्र में लगवाना है या प्राइवेट केंद्र में लगवाना है। सरकारी में लगवाएंगे तो फ्री है, प्राइवेट में लगवाएंगे तो 250 रुपये प्रति डोज चुकाने होंगे। साथ ही साथ जिनको टीका लगवाना है वो ये भी तय कर सकते हैं कि उनको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कोविशील्ड लगवानी है या कोवैक्सीन लगवानी है। अभी तक ये चॉइस नहीं दी गई थी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज से जहां बुजुर्गों का टीकाकरण शुरू हो गया है, तो वहीं कर्नाटक में कई जगहों पर पहले दिन बुजुर्गों को मायूसी हाथ लगी। इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी है वो उनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि राज्य के अधिकांश जो निजी अस्पताल हैं वहां पर टीके मिले ही नहीं। जेंडर करेक्ट।
Manually you are seeing, gender you can see, name you are seeing, Aadhaar card you are seeing, what for you want, what comes via portal, some decisions have to be taken, sir. टीका लगवाने के लिए जद्दोजहद करते इन बुजुर्गों में कोई 65 साल का है तो कोई 75 का। किसी का ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो किसी को सही ढंग से प्रक्रिया समझाने वाला कोई नहीं। नतीजा हताश और निराश होते बुजुर्ग। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज गया, वो मेरे घर से नज़दीक है। मैं रहता हूँ बैंगलोर बासुनगुड़ी में। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में जब गया, मैं न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स देख के गया उधर, वैसे नहीं गया। उधर स्टाफ ने बताया आप वाणीविलास हॉस्पिटल में जाइए। दुख भी है, उधर से आया 4 घंटा हम इधर बैठा था, अब बोल रहा है OTP नहीं आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकता है। OTP नहीं आ रहा है, वो पोर्टल नहीं वर्किंग नहीं कर रहा है। एक बार आता है और 2 एंट्री करने के बाद बंद हो जाता है। अफरा तफरी इसलिए भी मची क्योंकि कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन सोमवार से ही शुरू हुआ। पहले 2 चरणों में कर्नाटक ने काफी मुशक्कत के बाद तकरीबन 75 से 80% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन इस बार शुरुआत ही खराब रही। कहते हैं कि ज्यादातर निजी अस्पतालों में टीके की खेप पहुंची ही नहीं और ये भी तय नहीं है कि कितने वैक्सीन किस अस्पताल को दिए जाने हैं। हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। वह लोग खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो ऐप में नहीं कर पाते हैं उनके लिए प्रावधान है, लेकिन अभी हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद इसमें 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर पहले दिन दुविधा की स्थिति बनी रही, वैक्सीन लेने वालों के लिए भी और वैक्सीन देने वालों के लिए भी। उम्मीद की जाती है कि तकनीकी खामियां जल्द ही दूर कर ली जाएंगी ताकि बुजुर्ग और मरीज परेशान न हो। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के जो प्राइमरी स्कूल हैं वो आज से खुल गए हैं। करीब 1 साल तक कोरोना की वजह से ये स्कूल बंद थे, लेकिन अब कई नियमों के साथ इन्हें खोला जा रहा है, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और साथ ही एक शिफ्ट में 50% अटेंडेंस होगा। देखिए रिपोर्ट। यूपी के 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल और हजारों प्राइवेट स्कूल भी सख्त कोविड कायदों के बीच खुल गए। करीब 1 साल छात्र स्कूल से दूर रहे हैं। हम इस वक्त सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में है लखनऊ के, जो यहाँ का एक बहुत फेमस और पुराना स्कूल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे वापस अपनी पढ़ाई करने आए हैं। अभी हमने इनको थोड़ा इंटरप्ट कर दिया क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। We have divided the children in 2 groups. स्कूल प्रशासकों ने बताया करीब 75% छात्र छात्राएं आए, उनके माँ बाप की मंजूरी थी। पहले दिन के लिहाज से ये अच्छी तादाद है। Right from the gate, children were tested for their temperature. उनको सैनिटाइज करे गए उनके हैंड्स, उनको एंट्री मिली, स्पेसिंग रही, स्टैगर्ड एंट्री करी। हम लोगों ने 7:30 से 8:30 का टाइम दिया बच्चों को अंदर आने के लिए। मदर खुश थी, पापा काफ़ी सोच रहे थे कि मास्क चढ़ा के रखना, केयरफुल रहना, कुछ करना मत और हर चीज़ को केयरफुली करना, सैनिटाइज ज़रूर करना हाथ। वैक्सीन आ गई है तो अब तो आ ही सकते स्कूल में ऑब्वियसली, और अगर केयरफुल रहेंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता कोरोना होगा। क्या बच जाएगा? लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर सोनभद्र के विंधमगंज के इस सरकारी स्कूल में भी सख्ती का यही नजारा दिखा। पूरे यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब घरों से आते हैं, जिनके लिए बीते साल ऑनलाइन शिक्षा देना लेना बहुत भारी साबित हुआ। 5वीं में पढ़ रहे 11 साल के कुणाल की तरह। मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई और यार दोस्तों से मुलाकात हो जा रही है, क्योंकि मेरा बहुत कोर्स पीछे रह गया है। अब मैं रोज स्कूल आऊँगा और स्कूल में बहुत मेहनत करूँगा। यूपी के माध्यमिक और सेकेंडरी स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। अभी तक इन स्कूलों से कोविड के गिनती के ही केस सामने आए हैं। हापुड़ में मोहम्मद अदनान और सोनभद्र में प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। तो वहीं बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत में चीन से होने वाले साइबर अटैक के बारे में, जिसका असर 12 अक्टूबर को मुंबई में देखने मिला था।
इसके बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑनलाइन खतरों का विश्लेषण करने वाली जो एक कंपनी है रिकॉर्डेड फ्यूचर, उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में अब ये दावा किया है कि कई चीनी हैकरों ने भारत के बिजली घरों में मैलवेयर डालने की कोशिश की है और हो सकता है कि कई जगहों पर इसे डाला गया हो। उनके मुताबिक मुंबई में अक्टूबर में जो पावर कट हुआ था उसकी वजह ये भी हो सकती है। रिपोर्ट का दावा है कि भारत के कई संवेदनशील आधारभूत ढांचों पर चीनी हैकर ऐसे हमले कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में ऐसी संदिग्ध घुसपैठी की कोशिशें बहुत बढ़ी हैं। 2 बंदरगाह भी इन हैकरों के निशाने पर है। महाराष्ट्र साइबर क्राइम ने जो एक्सपर्ट है, बीजीटीआई के एक्सपर्ट्स है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, बाकी सभी लोगों ने इकट्ठा मिलकर जो जांच की है, और खास करके जो स्काडा सिस्टम, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जो एमएससीबी की है, उसका जो एनालिसिस किया, उसमें कुछ साइबर सैबोटेज हो सकते हैं, ऐसे कुछ एविडेंस की बातें उसमें सामने आई है। हालांकि केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया कि उनके सिस्टम में किसी भी प्रकार का मालवेयर है। उनका कहना है कि उनके पास इसकी जानकारी पहले से ही थी। 12 फरवरी को भारत के नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने बिजली मंत्रालय को सतर्क किया, बताया कि चीन द्वारा प्रायोजित हैकरों का खतरा है। रेड इको नाम का एक ग्रुप ऐसे हमले की कोशिश कर रहा है। इस खतरे से जुड़े सारे आईपी और डोमेन सभी नियंत्रण केंद्रों पर ब्लॉक कर दिए गए थे। तो वहीं अगर रसोई की बात करें तो जो बजट है आम आदमी का वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 महीनों में अगर रसोई गैस की बात करें तो 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बात अगर दिल्ली की करें तो 1 दिसंबर को 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 594 रुपए से बढ़कर 644 रुपए हो गई थी। फिर 31 दिसंबर को 50 रुपए का इजाफा हुआ और सिलेंडर 694 रुपए की हो गई। फरवरी में 3 बार 25, 50 और 25 रुपए का इजाफा हुआ। रसोई गैस की बात करें तो करीब 1 महीने के भीतर 125 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। 4 फरवरी को देखा कि उसमें 25 रुपए की वृद्धि हुई, 15 फरवरी को 50 रुपए की वृद्धि, उसके बाद 25 फरवरी को फिर 25 रुपए की वृद्धि और आज 1 मार्च को 25 रुपए का इजाफा हुआ है। तो लिहाजा आप समझ सकते हैं कि कैसे किस कदर जो है वो रेट बढ़ रहा है। और ये कहा जाता है कि वैश्विक बाजार में एलपीजी की कीमत जो बढ़ रही है उसके हिसाब से रेट तय होते हैं और उसी के हिसाब से इजाफा हो रहा है। लेकिन जनता पर एक मार पड़ रही है, जहाँ पर रोजगार को लेकर दिक्कत है, जहाँ पर महंगाई को लेकर दिक्कत है, जहाँ पर महामारी को लेकर दिक्कत है, वहाँ पर इस तरीके से इजाफा वो अपने आप में चिंता पैदा करती है। और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी कीमत बढ़ जाएगी रसोई गैस की तो वो भी आप समझ सकते हैं कि कैसे मुमकिन हो पाएगा किसी आम आदमी के लिए इस सिलेंडर का इस्तेमाल करना। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कहें कि सिर्फ रसोई गैस नहीं है, वो डीजल पेट्रोल की बात करें तो डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। रेलवे के भाड़े में वृद्धि अलग दर्ज की जा रही है। यानी जहाँ पर भी आप देखेंगे महंगाई की मार से 2-4 जनता को होना पड़ रहा है और वो लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। विरोध दर्ज करवाने की कोशिश भी चल रही है, विरोध भी दर्ज करवाया जा रहा है। उसमें अलग अलग तरीके से विपक्षी पार्टी अपनी विरोध तो दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं होती हुई नहीं दिख रही है। लिहाजा ये जो असर है वो लगातार लोगों पर पड़ रहा है और लोग उससे 2-4 हो रहे हैं और ये असर जो है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं पर ये थम नहीं रही है महंगाई। ऐसे में खाने पीने को लेकर जो रसोई गैस एक अहम भूमिका अदा करता है, जिसके दम पे आप खाना पीना बनाते हैं, और तब उसमें इस तरीके का अगर इजाफा होता है तो ये समझा जा सकता है कि वो जेब पर कितनी भारी पड़ेगी और कितना ज़्यादा जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है बल्कि इस बीच में जब इजाफा लगातार हो रहा है। आप सुबह उठते हैं और आपको एक नए इजाफे की खबर आती है कि वृद्धि एक बार फिर दर्ज की गई है, वृद्धि हो चुकी है रसोई गैस के सिलेंडर में। तो यानी महंगाई की मार एक तरीके से जनता की कमर तोड़ रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं तेल और गैस की महंगाई को लेकर अगर बात करें तो पंजाब विधानसभा में भी आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर नारेबाजी की। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। तो वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।